सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज हम लोग बहुत दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, जिसमें हम लोग इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा। उसके बाद सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर बीच में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया। हालांकि अभी 2.4 और 2.5 का सॉल्यूशन नहीं डाला है, 2.3 तक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के चैनल में लेक्चर नंबर 4 पे मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 2.3 सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature, ठीक है। तो दो तीन बात यहाँ पे देखने वाली है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। वो क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट किसका, सब्सटेंस का। जैसे मान लीजिए जो सब्सटेंस है उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि किसी चीनी का बात कर रहे हैं, तो हमको चीनी का सॉल्युबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो चीनी का सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ sugar that can be dissolved in a specified amount of solvent and at a specified temperature। मतलब टेम्परेचर को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, और सॉल्वेंट का अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। सॉल्वेंट के अमाउंट को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। सॉल्वेंट बोले तो आपको पता है सॉल्वेंट जैसे जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, अपना सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब पानी का अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है 1 लीटर, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी जो कंडीशन है वो फिक्स है, क्योंकि तुरंत इमीडिएट चेंज नहीं होगा। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि तुरंत तुरंत एसी का बटन ऑन कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑफ कर रहा है, तो उससे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। अदरवाइज ऐसे टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जब आपका वॉल्यूम फिक्स हो गया या फिर पानी का मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है, तो अब आपको क्या करना है कि इसमें इस अमाउंट में जो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिए हैं इसमें अब आपको शुगर को ऐड करना है। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जब तक डिसॉल्व हो पाएगा ना, उसी को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है, एक बार फिर से देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature, ठीक है। तो अब ये solubility डिपेंड किस पे करता है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे it depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure, ठीक है। तो चार चीज बताए हैं। एक तो बोल रहे कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, ठीक है। ऊपर से क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। साथ ही साथ आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा आपका सॉल्युबिलिटी, और साथ ही साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और ए गैस इन लिक्विड। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के जैसा होता है। यदि आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो पानी का जैसा नेचर है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, आपका उसी नेचर का होगा, मतलब लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बोल रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन का बात करेंगे जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब चीनी को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। समझ लीजिए चीनी क्या होता है, सॉलिड होता है, और पानी आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, और एक बार क्या बोल रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व का एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोका कोला, ये सब जो पीते हैं, तो ये सब क्या है, इसमें गैस को डिसॉल्व किया रहता है लिक्विड में, ठीक है। तो ये चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे कि जो आपका फैक्टर्स यहाँ पे बताया गया, टेम्परेचर, प्रेशर, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी सॉल्यूशन में या फिर किस, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये
ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं हम लोग कि सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने का। तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। ठीक है, हर सॉलिड क्या होता है, हर तरीके के लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो जाता है। ठीक, व्हेन ए सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडियली इन वाटर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और पानी, सोडियम क्लोराइड मतलब जानते हैं यार नमक। ठीक है, नमक और चीनी पानी में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, नमक और चीनी पानी में क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। लेकिन वही जो तुम्हारा कपड़े में डाल के जो व्हाइट कलर का बॉल रखते हैं ना, नैप्थलीन बॉल बोलते हैं या फेनाइल बॉल बोलते हैं। ठीक है, फेनाइल गोली बोलते हैं। तो उसको तुम पानी में घोलने का ट्राई करोगे ना, जिंदगी तुम्हारा बीत जाएगा, बट वो बॉल जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन नैप्थलीन और एंथ्रासिन जो है, ऑन द अदर हैंड नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व रेडियली इन बेंजीन। बेंजीन में तुम डिसॉल्व कर सकते हो, बेंजीन भी लिक्विड होता है। ठीक है, उसमें तुम नैप्थलीन बॉल को और एंथ्रासिन को डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन सोडियम क्लोराइड एंड शुगर को नहीं डिसॉल्व कर सकते। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। सोडियम क्लोराइड और शुगर को ना तुम बेंजीन में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब पानी में तुम नमक और चीनी को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिनाइल गोली और एंथ्रासिन को नहीं डिसॉल्व कर सकते हो पानी में। लेकिन बेंजीन में तुम फिनाइल गोली और एंथ्रासिन को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी और पानी को नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज समझना है कि केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, या फिर कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका दो नेचर बोल सकते हैं कि या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट यदि आप 11th क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा जानकारी होगा, थोड़ा आइडिया होगा कि हम पोलर किसको बोल रहे हैं और नॉन पोलर किसको बोल रहे हैं। यदि नहीं आइडिया है तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, हम आप उसके लिए अलग से चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे किसी वीडियो में। तो पोलर और नॉन पोलर अभी आपको जानना है कि दो चीज़ होता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर सब्सटेंस होगा उसमें पोलर चीज ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, पोलर जो सब्सटेंस है उसमें पोलर ही डिसॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन जनरल ए सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन द टू, और वी में से लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समझ रहे हो बात? मतलब बोल रहा है कि ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा, जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का इंटर आपस में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा वो सेम होगा, तभी वो उसमें डिसॉल्व होगा। ठीक है, और यदि इंटरेक्शन सेम नहीं होगा तो नहीं डिसॉल्व होगा। बोलने का मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब आपका वैसे ही लोग से दोस्ती होगा जैसे आप हैं। ठीक है, चावल जब पकता है तो चावल का एक दाना उठा के देखते हैं, तो देखिए यदि वो पक गया तो सब पक गया। मतलब इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चावल को थोड़ी टेस्ट करते हैं। समझ रहे बात? आपके सराउंडिंग, आपकी दोस्ती कैसे लोगों से, उसी से पता चल जाएगा आपको नेचर कैसा है। तो वही बोल रहा है लाइक डिसॉल्व लाइक्स। यदि एक जैसा चीज़ है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यदि अलग अलग नेचर है तो वो नहीं डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सॉल्वेंट है मेरे पास, सॉल्वेंट जहाँ पे सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है ना, वहाँ पे आप थोड़ा पानी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का बात हो रहा है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो जहाँ सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है वहाँ पे आप पानी इमेजिन कर सकते हैं, पानी को सोचना है। ठीक, और जहाँ सॉल्यूट वर्ड आ रहा है वहाँ पे चीनी को सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो when a solid solute is added to solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग किसी चीनी को पानी में डाल रहे हैं या फिर किसी सॉल्यूट को वाटर में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन में बढ़ता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, करना क्या है, एक कप लेना है आपको, इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। ठीक, थोड़ा पानी डाल दीजिए और इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए, 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक,
और जब 2 चम्मच आप चीनी इसमें ऐड कर देंगे ना, तो अभी आपको कुछ डिसॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल इसमें जो पानी है ना, इस पानी को थोड़ा टेस्ट करना है। तो टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि इस पानी का क्या हो रहा है, टेस्ट धीरे धीरे मतलब ये स्वीट होना चालू हो रहा है। तो स्वीट होना चालू हो रहा है, ये बताता है कि इसमें चीनी का कंसंट्रेशन अब पानी में बढ़ रहा है। इसलिए जो पानी आपको स्वीट लग रहा है वो अब नॉर्मल सॉल्वेंट नहीं रह गया, वो अब सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सॉल्वेंट वर्ड का यूज किया और बाद में यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, जब कंसंट्रेशन उसमें पानी में चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो वो धीरे धीरे पानी से सॉल्यूशन बनने लगा, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनने लग गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज डिसोल्यूशन, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, some solute dissolves and its concentration increases in solution, the process is known as dissolution। ठीक है, डिसोल्यूशन में यही हो रहा है कि आप जैसा किसी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं लिक्विड में, तो यदि दोनों लाइक है, मतलब पोलर सॉल्वेंट भी पोलर है और आपका सॉल्यूट भी पोलर है, या फिर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर होगा, तभी उसका कंसंट्रेशन उसमें बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि some solute particle in the solution collide with the solute particle and get separated out of the solution। ठीक है, and get separated out of the solution, मतलब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे अब आप क्या कि ये आपका कप है इसमें, ठीक है, इसमें आप कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए। ठीक, अब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए तो ये इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, इसमें मिक्स हो गया, तो अब ये क्या किया, मिक्स होने के बाद मान लो मिक्स होने के बाद अब कैसा दिखेगा, मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म कलर का दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके का दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल कुछ इसके अंदर है ना, ये लोग आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में सब टकरा रहे हैं अंदर ही अंदर। मतलब देखो केमिस्ट्री का रूल क्या है ना कि कोई भी चीज जब तक डिसॉल्व नहीं होता है ना, तब तक वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो रिएक्शन में पार्ट लेगा कब, जब वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे चीनी पानी में घुल गया ना, तो अब पानी में चीनी का अमाउंट बढ़ गया है, पानी के अंदर चीनी का अमाउंट बढ़ गया है, तो वो लोग का जो चीनी का मॉलिक्यूल है ना, वो पानी के अंदर टकराएगा आपस में। ठीक है, पानी के अंदर क्या होगा, टकराएगा और वहां से कुछ कुछ सेपरेट आउट हो जाएगा, कुछ सेपरेट आउट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट बनाया जाता है। जो नमक आप लोग खाते हैं, आपको पता है समुद्र से आता है, सी वाटर से आता है, और वही मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है सी वाटर से। ठीक है, मतलब प्यूरिफिकेशन किया जाता है सॉल्ट का। इवापोरेशन, जैसे सॉल्ट वाटर ले लिए, इसका इवापोरेशन कर देंगे तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा, बट इसमें बहुत इम्प्यूरिटीज रहता है। तो इसको फिर प्योर करने के लिए क्या करते हैं, इसको वापस से डिसॉल्व करते हैं पानी में। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन बनता है। तो मतलब उसी प्रोसेस फिनोमिना को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। मतलब अब क्या बोल रहा है कि जैसे आप कंसंट्रेशन, मतलब ये आपका सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में आप क्या किए, सॉल्यूट ऐड कर दिए। ठीक है, सॉल्यूट ऐड कर दिए तो क्या दो प्रोसेस हो रहा है। क्या पहला प्रोसेस क्या हो रहा है पहला प्रोसेस क्या हो रहा है कि इसमें आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मतलब धीरे धीरे घुल रहा है, और साथ ही साथ उधर क्रिस्टलाइजेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना अमाउंट आपका डिसॉल्व हो रहा है उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल आउट हो जाएगा, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा
कि आपका जितना सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सेपरेट आउट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो जाएगा। आप लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें यही होता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उसके बीच में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और यहाँ पे डबल एडेड एरो है, इस तरीके का होने लगता है। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जुड़ के सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, कि अब जब ये वाला स्टेट अचीव हो गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर मतलब फिक्स किया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स किया हुआ है, तब आपका जो सॉल्यूट है, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर यदि आपका कांस्टेंट कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, तो इस स्टेट पे क्या होगा, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जितना अंदर आ रहा है उतना ही, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक टब है, ठीक, ये टब है और यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। ठीक है, और ये नल लगा हुआ है और यहाँ पे ना ये टब क्या है, थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये टब क्या है, ये तो पूरा टब ही हट गया। देखो एक सेकंड फिर से बनाते हैं। देखो ऐसा टब है, इसका यहाँ पे एक आउटलेट है, ठीक, और यहाँ पे एक नल है। ठीक है, इस नल से क्या हो रहा है, इस नल से इस टब में पानी आ रहा है, इससे इस नल में पानी आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है बाहर। तो ये टब में पानी भरा हुआ है। पहले मान लो टब पूरा खाली था, ठीक है, तो खाली था तो तुम यहाँ से देख पा रहे हैं, अब यहाँ से पानी इसमें भरना चालू हुआ। धीरे धीरे क्या होगा, ये टब पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, टब क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा और यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी इधर से लीक भी हो रहा है साथ ही साथ, लेकिन इसका फ्लो पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे क्या हुआ, ये टब पूरा भर गया। एक टाइम क्या आएगा, जितना पानी इधर से आ रहा है उतना पानी इधर से निकल जा रहा है। ठीक है, तो बीच में ये तुमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, कितना वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है, तुमको पता नहीं चलेगा, ये तुमको रुका हुआ दिखेगा। तो इसी को ऐसे ही तुम डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो कि ऐसा ही होगा कि जितना मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो रहा है, जितना मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सेपरेट आउट हो रहा है। तो उस टाइम के लिए, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, यहाँ पे हर टाइम पे तुमको कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है, कांस्टेंट दिखेगा। क्यों कांस्टेंट दिखेगा, क्योंकि जितना इधर से आ रहा है उतना ही इधर जा रहा है, तो नेट यहाँ पे जो होगा वो तुमको कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, जो सिचुएशन बताए हैं उसको एक बार इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यही सेम चीज होता है, सेम चीज होता है जब गैस को डिसॉल्व करते हैं हम लोग लिक्विड में। ठीक, such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called a saturated solution। तो अब यहाँ पे बात बता रहा है किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी मान लो 1 घंटा पढ़ा है, तो तुम लोग को थोड़ा स्टार्टिंग में मान लो कि धीरे धीरे पढ़ना चालू करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बोर होने लगोगे। फिर एक टाइम आएगा कि हम कितना भी अच्छा पढ़ा ले, तुम लोग क्या होगे, बोर हो जाओगे, मतलब कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेट बोलेंगे, कि अब तुम लोग सैचुरेट हो गए हो। सैचुरेट हो गए मतलब कि अब सेम कंडीशन में तुम लोग और ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जैसे इसको कैसे समझा रहे हैं, जैसे मान लो हम बोलेंगे आज तुम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाना है, तुम लोग को हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे, बोलोगे ठीक है पढ़ना है, तो अब पूरा मस्त एकदम एसी वाले कमरे में बैठा के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो पहला 10 मिनट बहुत मज़ा आएगा, फिर और अच्छा लगने लगे, और 1 घंटा क्लास हो जाएगा, फिर तुम लोग को बोर होने लगेगा, होने लगोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर बोर हो जाओगे। फिर मान लो फिर कोई दूसरा टीचर आ गए,
तो हो सके तुम लोग को पढ़ने में फिर इंटरेस्ट आने लग जाएगा, फिर थोड़ा देर पढ़ोगे उनसे फिर और बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, तुम लोग को पढ़ाए तो तुम लोग को बोर लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम लोग सेचुरेट हो गए हो। कंडीशन अभी भी वही है, तुम लोग एकदम एसी वाले कमरे में बैठे हो, मस्त सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब क्योंकि एक ही चीज होते जा रहा है तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम लोग क्या हो जाओगे, सेचुरेट हो जाओगे। तो उसी तरीके से कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन जब और ज़्यादा सॉल्यूट को हम नहीं डिजोल्व कर पाए सॉल्वेंट में, जैसे सिंपल तुमको क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिए, अब इस पानी में हम क्या किए, पहले चीनी डाले तो वो डिजोल्व हो गया, फिर और डाले डिजोल्व हो गया, फिर और डाले डिजोल्व हो गया, और डाले डिजोल्व हो गया। एक टाइम आएगा जब इसमें इस गिवन सॉल्वेंट में और ज़्यादा चीनी डिजोल्व नहीं हो पाएगा या और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो वैसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और उसका उल्टा क्या है कि एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर। जब तक उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व करने का कैपेसिटी है तब तक हम उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। जब वो कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर का बात बता रहे, मान लो टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व होना चालू हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और डिजोल्व होने लग जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी और ज़्यादा सॉल्यूट ना डिजोल्व हो पाए, ठीक है, तो हम उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है, the solution, ऐसा solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contains maximum amount of solute dissolved इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात को यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए ऐसा सॉल्यूशन का बात कर रहा है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको अभी एग्जांपल दिए थे, क्या एग्जांपल दिए थे, टब वाला कि ऊपर से भी एक नल लगा हुआ है, नीचे भी एक नल लगा, एक होल है जिससे जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल जा रहा है, लेकिन जो बीच में जो आदमी देख रहा है उसको दिखेगा कि पानी रुका हुआ है, ठीक है। तो वही डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वही क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में है मतलब इसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्यूट सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक। तो एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको दिखेगा क्या कि कंसंट्रेशन फिक्स है सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आपको मतलब सॉल्यूशन में फिक्स दिखेगा। तो जब भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, मतलब फिक्स होने का मतलब कि इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रही है। फिक्स होने का मतलब कि इसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि द सॉल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ, वो अपने आप क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कंटेंस, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है कि उससे ज़्यादा और प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि उससे ज़्यादा और प्रेजेंट होगा तो वो फिर सॉल्यूशन सैचुरेटेड कैसे होगा, बात समझ में आ रही है। तो इस लाइन को समझ लीजिए कि द सॉल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है कि उसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही बाहर चल जा रहा है, तो बीच में आपको क्या लगेगा कि वो कांस्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और
लगेगा नहीं और वो कांस्टेंट है ही। जैसे मान लो, जैसे ये एग्जांपल से समझो, ये टब है, इसमें यहाँ पे एक आउटलेट है, ऊपर से इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, और ये 10 लीटर का टब है, तो इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी निकल रहा है बाहर। तो जब ये टैप पूरा फुल हो जाएगा, जब ये टैप पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, तो जितना भी पानी आ रहा है उतना पानी निकल रहा है। लेकिन जब भी तुमसे पूछेंगे, मान लो t = 0 पे पूछ रहे हैं इसमें कितना पानी है, तो तुम बोलोगे 10 लीटर। अब 1 घंटा बाद पूछेंगे कितना पानी है, तो तुम बोलोगे 10 लीटर। तो पानी का जितना इसमें वॉल्यूम है वो तो हर टाइम पे कांस्टेंट रह रहा है ना। तो उसी तरीके से जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो यहाँ पे जितना सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सेपरेट आउट हो रहा है, उतना ही क्रिस्टलाइज हो जा रहा है, लेकिन हर टाइम पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। समझ रहे हो बात? तो जब कंसंट्रेशन फिक्स हो गया तो उससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। जैसे ये 10 लीटर का टंकी है, तो हम बोल पाएंगे क्या कि यहाँ पे 12 लीटर पानी आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम ये अपना रीच पहुँच चुका है, तभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आया है। ये मैक्सिमम अपना पहुँच गया है तभी तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आया है। यदि ये 5 लीटर रहता तो इसमें और पानी आता, तब ये डायनेमिक में अपना आता। समझ रहे हो बात? तो वही चीज़ बोल रहा है कि सैचुरेट हो जा रहा है। यदि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और जो सैचुरेटेड होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। शर्त क्या है कि आपको वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, वाटर का अमाउंट को नहीं बढ़ाना है। यदि पानी और डाल देंगे तो और घुलने लग जाएगा। जैसे आटा घर में साने हो गए कभी, तो क्या करते हैं, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो और आटा ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो? जब आटा ज़्यादा टाइट होता है तो हल्का पानी उसमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इससे क्या पता चला कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वहाँ पे आपका सॉल्वेंट में, उसी को हम उसका सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन में, हम उसको उसका सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कब? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर आता है, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टांस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्टांसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी हम लोग पहले पैरा में क्या पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक सॉल्युबिलिटी किसी सबस्टांस का डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टांस में। सो इन एडिशन ऑफ दीज वेरिएबल्स टू अदर पैरामीटर्स दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फेनोमेना। मतलब कि जो आपका अभी हम लोग देखें कि जो सॉल्युबिलिटी होता है ना किसी चीज का, वो डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। वो हम लोग देखें कि पोलर है, पोलर के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये चीज हम लोग देख लिए कि कैसे डिपेंड कर रहा है सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सबस्टांस पे। साथ ही साथ हम लोग को क्या पता था कि टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस है, पूरा कॉमन सेंस है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। तो सॉलिड मतलब चीनी हो गया, इसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इससे टेम्परेचर का इम्पैक्ट इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का भी रोल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो अब क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। 2.10 में क्या आपका इक्विलिब्रियम बताया है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, शायद यही है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम लोग 2.10 में क्या है। हाँ देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ये बना रहा है आपका सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। मतलब जितना रिएक्टेंट आ रहा है उतना प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जा रहा है। तो यदि इस तरीके का आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10, दिस इज बिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है उतना सॉल्यूशन टूट के वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना दे रहा है। तो आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े कि जो चीज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा
वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल फॉलो करेगा जो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं। तो इसमें क्या है कि इन जनरल इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लो कोई नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब अब सैचुरेटेड ही है, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, ठीक। सैचुरेटेड के बारे में आपको पता है कि जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व नहीं कर सकते हैं फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, ठीक है। डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यहाँ पे बात कर रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब जो घुलने का प्रोसेस है, वो इंडोथर्मिक है। मतलब उसको आपको डिजोल्व करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। मतलब गर्म पानी, जैसे मान लीजिए आपको चीनी का शरबत बनाने बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप पानी लिए उसमें चीनी को हाथ से घोल रहे हैं तो कितना टाइम लगता है। वही जब आप चाय बनाने जाते हैं तो चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी तो गर्म रहता है, उस गर्म पानी में आप चीनी ऐड कर देते हैं तो उसमें चाय को कभी देखो क्या चम्मच से ऐसे गोल गोल चला रहे हैं, नहीं चलाते हैं। चीनी को डाल दिए, पानी डाल दिए, क्योंकि पानी गर्म होता है तो चीनी उसमें अपने आप क्या होता है, डिजोल्व होना चालू हो जाता है। तो यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब उसको जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में समझ जाओ, कॉमन सेंस यही है कि जितना मतलब उसमें पानी हम लोग गर्म पानी है तो आराम से उसमें क्या होता है, आराम से तुम्हारा डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट देना पड़ता है, और डेल्टा एच जो है ये सब टर्म है, मतलब इंथैल्पी को बता रहा है, ठीक है। ये डेल्टा एच तुम्हारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक। और द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, तो जब तुम्हारा इंडोथर्मिक, जब डिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़े, तुम हीट दो, ठीक है। तुम जब हीट दोगे तो डिजोल्व हो रहा है चीज, ठीक है। इंडोथर्मिक मतलब हीट तुमको देना पड़ेगा, वो प्रोसेस होने के लिए हीट चाहिए। तो यदि डिजोल्यूशन, मतलब समझ लो ऐसा बात है कि डिजोल्यूशन इफ डिजोल्यूशन इज इंडोथर्मिक, ठीक है, डिजोल्यूशन इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और ज़्यादा चीज़ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। वही लिखा है, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर इफ डिजोल्यूशन इज इंडोथर्मिक, बट इफ इट इज एक्सोथर्मिक, यदि एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन है तुम्हारा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। मतलब कोई चीज़ ऐसा है कि जिसको तुम डिजोल्व कर रहे हो उससे हीट बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसको तुम जब गर्म पानी में डिजोल्व करोगे तो वो नहीं जल्दी डिजोल्व होगा, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। जो खुद हीट बाहर कर रहा है, तुम जो खुद हीट बाहर कर रहा है, ठीक है, उसमें तुम और हीट दोगे तो वो तो अनस्टेबल होगा ना चीज़, मतलब वो प्रोसेस तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मतलब वो चाह रहा है कि हम हीट को बाहर करें, तुम और उसमें हीट दिए जा रहे हो, ठीक है। जो चैरिटी कर रहा है, जो पैसा खुद रोड में बांट रहा है, तुम उसको जाके पैसा दे रहे हो, समझ रहे हो, वैसा कुछ यहाँ पे केस होगा। तो जब हीट अपने आप वो इमिट कर रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट अपना रिएक्शन से हीट जब बाहर निकलता है अपने आप, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो डिजोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हो और उससे हीट बाहर हो रहा है। जैसे मान लो कपड़े धोए होगे कभी, तो हाथ में सर्फ लेके उसको पानी की बाल्टी में डुबाना, तो तुम्हारा हाथ में गर्म फील होगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को यदि उस प्रोसेस में तुम और हीट ऐड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो प्रोसेस क्या होगा, बैक में जाने लगेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस पे सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, मतलब सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन वही गर्म पानी के एग्जांपल देखो, चीनी को घोलते हैं, नॉर्मल पानी ठंडा पानी में डिजोल्व करो और गर्म पानी में डिजोल्व करो, देखो किसमें जल्दी डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब डेल्टा एच तुम्हारा इंडोथर्मिक यदि शो कर रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे। जहाँ पे डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी तुम्हारा घटेगा जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, ठीक है। और ये चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या बोल रहा है, प्रेशर का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, कब, जब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो प्रेशर का भर भर के रोल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रेशर का उस तरीके का रोल नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में ऐसा कुछ रोल नहीं है प्रेशर का। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का
जब सॉल्यूट सॉलिड रहे, जब आपका एक सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी, तो जब सॉल्यूट सॉलिड रहे, ठीक है, तो वैसा प्रेशर कोई रोल प्ले नहीं करता वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड को दबाना, कंप्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। गैस को कंप्रेस कर सकते हो, एलपीजी सिलेंडर देखते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके उस सिलेंडर में भरा हुआ रहता है। तो प्रेशर के कारण होता है कि गैस को और ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को और ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल है, गैस को कंप्रेस करना आसान होता है। तो जब सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा कुछ प्रेशर का कोई रोल नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। सो एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर के चेंज में क्या रहेगा? अनइफेक्टेड रहेगा। कैसा सॉल्यूशन? जिसका सॉल्यूट सॉलिड है और लिक्विड मतलब सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करें, ठीक।